नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में 30 हत्याएं हो गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी लेने वालों में पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में बने हैं और केजरीवाल ने वहां सरकार चलाने के लिए सलाहकार यहां से भेज दिए हैं। वहीं दिल्ली की शराब नीति पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 114 करोड़ की चपत लगा दी। वहीं आपको यह भी बता दें कि अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में उनकी सरकार के कामकाज पर भी बहुत सवाल किए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी से आज हमारे साथ इस खास चर्चा में केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी जी आपके पास आना चाहूंगे। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, देखा जा सकता है कि लगातार अब जो राजनीति है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है यहाँ पर, और जिस तरीके से एक बयान और सामने आ गया जिसमें ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पंजाब में 30 हत्याएं हो गई हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, इसलिए लगातार वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला तेज कर रही है। उसको लगता है अगर भारत में कोई पार्टी उसको चैलेंज दे सकती है आने वाले 2024 के चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी अपने सारे वादों पर खरी उतरी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो भी 60 वादे किए थे दिल्ली जनता से, उस सारे वादे पूरे कर दिए। उससे ज्यादा काम किया आम आदमी पार्टी ने और करके दिखा दिया। जो लूट चल रही है उसको कम किया जा सकता है, उसके पैसे बचाए जा सकते हैं, बिजली फ्री दी जा सकती है अगर नियत हो सही, पानी फ्री हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री हो सकती सरकार की नियत हो। और वही आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आई उसने कहा था कि जो सुविधाएं वो दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं वही पंजाब के लोगों को देंगे, और उन्होंने पंजाब में कहा था पंजाब में भी हम बिजली फ्री देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उसको मुद्दे को उछाला था कि ये झूठे वादे कर रहे हैं, उन्हें बिजली फ्री नहीं दी। लेकिन हमने 1 जुलाई से पंजाब में के लोगों को भी बिजली फ्री दे दी है। हमने वहां हजारों युवाओं को रोजगार दे दिया, 12,000 के आसपास युवाओं को रोजगार दे दिया है। माफियाओं से जमीन छुड़ाई जा रही है, कानून व्यवस्था पे काम हो रहा है, जो लोग भी इन्वॉल्व है उनका एनकाउंटर भी किया गया है, भी आपने पिछली बार देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई। आम आदमी पार्टी का जो तेज लगातार पूरे भारत में बढ़ रहा है, हर जगह आम आदमी पार्टी के सभासद जीत रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो। हमारी 2 स्टेट में, दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, गोवा में भी हमारे 2 एमएलए हैं, और हम आम आदमी पार्टी के हरियाणा में, आसाम में, कश्मीर में और गुजरात में लगातार वहां सभासद जीते हैं। और हर जगह आम आदमी पार्टी को पूरे देश में जो है वो एक्सेप्टेंस मिल रही है। हर आदमी चाहता है कि उसके राज्य में, उसकी यूनियन टेरिटरी में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार हो, जो जनता का भले के काम करे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुफ्त की रेडियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जब 11 लाख करोड़ का लोन माफ कर देते हैं, जब मेहुल चौकी भाग जाते हैं 1000 करोड़ का लोन लेके, तो प्रधानमंत्री जी उनको नहीं पकड़ पाते और उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन जो जनता को देना है, जो जनता से वादा करके आए हैं, वो जनता का अधिकार जब हम जनता को देते, जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। अब वो सरकार ने जीएसटी सब पे लगा दिया, पेंसिल पे जीएसटी है, रबर पे जीएसटी है, दही पे जीएसटी है, आटे पे जीएसटी है। तो जनता हर जगह जब जीएसटी दे रही है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो टैक्स कलेक्शन क्या लेके हम क्या अदानी अंबानी को पैसा माफ करने के लिए लिया है, वो जनता पे खर्च करने के लिए लिया गया है। अभी हमने देखा था सरकार कह रही थी कि उसने जो है सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी कम करके 11,000 करोड़ रुपए बचा दिए। लेकिन वो 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहां खर्च किए? सरकार कहती पैसा नहीं है। आप लगातार पीएसयू बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है जनता का? वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए जा रहे हैं, उनको और कर्जा दिया जा रहा है। जनता के पैसे से ही वो जनता के पीएसयू को खरीद रहे हैं और जनता पे एहसान कर रहे हैं। तो जो मिली भगत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े उद्योगपतियों से, वो भारतीय पार्टी जनता के सामने रख रही है, जिससे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। और वो इसी घबराहट के मारे आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, लगातार एक के बाद उस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर साहब ने दिए। पंजाब की इनको चिंता है, मैं पूछता हूं यूपी की बात करिए। यूपी में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। थाने पे जहां महिलाओं से थाने में
ललितपुर के थाने के अंदर जो है महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। कितने केस आ रहे हैं और ज्यादातर केस भाजपा के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बलिया में देखा आपने भाजपा के लोग इन्वॉल्व थे केस के अंदर, इन्हीं के नेता इन्वॉल्व थे भारतीय जनता पार्टी के। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे। आपने गोरखपुर में योगी जी की है, गोरखपुर में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हालात को, वहां मनीष गुप्ता व्यवसायी की हत्या कर जाती है, पुलिस हत्या कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे, कानून व्यवस्था पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे बुरी तरह से फेल हो गई है। और वही भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी चैलेंज कर रही है, क्योंकि उसने जो भी काम किए हैं सब पूरे किए हैं, सारे वादे पूरे किए हैं। तो इसलिए ये लोग हड़बड़ाहट में, हमारी घबराहट के जो है इस तरह के नर्वसनेस के बयान दे रहे हैं और बेवजह आम आदमी पार्टी को टारगेट कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी इनके मंत्री ने संसद में कहा परसों की कोई महंगाई नहीं है देश के अंदर। क्या देश में महंगाई नहीं है? 1100 का सिलेंडर हो गया, वो महंगाई नहीं है जी। लगातार रुपया नीचे गिरता जा रहा है, 80 के पार रुपया हो गया। वो नहीं दिखाता कि हमारे यहाँ देश के अंदर व्यवस्था नीचे जा रही है, पैसा कमजोर हो रहा है। लोग जो है आज देखा है, बच्ची ने बयान दिया है कि मेरी मम्मी जो है वो पेंसिल लेने मुझे डांटती है, पेंसिल महंगी हो गई, रबड़ महंगी हो गई है। अब बच्चों को डांट सुननी पड़ी माँ बाप से कि तुम पेंसिल इस्तेमाल ना करो, रबड़ इस्तेमाल ना करो, बेटा ज्यादा दूध ना पियो, दूध महंगा हो गया। बच्चों के हिस्से का दूध छीन लिया इन लोगों ने जीएसटी लगा के उसके ऊपर, और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। अरे भाई, जनता ने जो चुना था, बड़े बड़े वादे करके आए थे। नरेंद्र मोदी जी को मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई वो 2011, 2012 में, 2013 में जो उन्होंने वादे किए थे, जो वीडियो उन्होंने देखे थे या सबने देखे थे जी, उस वीडियो को फिर से देखने के बाद क्या आपने महंगाई को कम करने के लिए आप आए थे जनता के सामने, आपने महंगाई को इतना कम किया? आपने कहा था रोजगार 2 करोड़ रोजगार बढ़ाएंगे हर साल, अब बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। पिछले 1-2 महीने में लाखों लोग रोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी देश को उलझा रही है, एकाग्रता को भंग कर रही है, दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रही है, ताकि लोग जो है अपना अधिकार ना मान पाए, आपस में या तो फिर लड़े, विवाद हो उनके अंदर, उन्माद हो उनके अंदर, धर्म के नाम को लेके, जात के नाम को लेके, उनकी एकाग्रता को भंग करके, उनको बहला फुसला के, बहका के अपने उद्योगपतियों को पैसा भरा जा सके, उनको पैसा कमाया जा सके। और ये कहते हैं कि अदानी अंबानी क्या पहले से अमीर नहीं थे? मैं कहा बिल्कुल अमीर थे, लेकिन आप देखिए पिछले 8 सालों में अदानी की आमदनी में कितनी तरक्की आई, कितनी ग्रोथ हुई है, या किसी भारतीय की कितनी ग्रोथ हुई है? 11,000 करोड़ रुपए अदानी है इतने एक दिन में कमाए हैं। जितने मोदी ने जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने गैस सब्सिडी बंद करके 11,000 करोड़ रुपए बचा लिए, वो 11,000 करोड़ रुपए अदानी ने एक दिन में कमाए। जब लॉकडाउन था, पूरा शहर बंद था, पूरे देश बंद था, लोग आमदनी के लिए तरस रहे थे, मजदूरी के लिए तरस रहे थे, उस लॉकडाउन में अंबानी ने 70 करोड़ रुपए घंटा कमाया। जी जी। तो आप 2013-2014 में देखिए अदानी अंबानी की पूंजी क्या थी, अब आप देखिए पूंजी क्या उनकी, और कंपेयर करिए और लोगों से कंपेयर करिएगा, किसी और इंसान की, किसी और इंडस्ट्रीज की देश में इस अनुपात में पूंजी बढ़ी है, इतनी ग्रोथ हुई है। ठीक है सर मोहम्मद तकी जी। हर जी, दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, वो मुझे जवाब दें। जब भी कोई ईवीएम गड़बड़ होता है उसमें जो वोट निकलता है भाजपा को पड़ता है, किसी और पार्टी को नहीं पड़ता। और जब भी पीएसयू बिकता है तो अदानी अंबानी को बिकता है, वही पीएसयू खरीदते, रेलवे को खरीदे जा रहे हैं, एयरपोर्ट को खरीदे जा रहे हैं, 50-50 साल की लीज में दे रहे हैं भाई। तो इतना मेहरबानी क्यों हो रही है? और भी लोग हैं जी। आप भारत के प्रधानमंत्री है, सिर्फ अदानी अंबानी प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी आप सुनिए इस बात को, भारत जनता ने आपको चुना है, भारत जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप 137 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, और 137 करोड़ पे आप लगातार टैक्स का बोझ लादते जा रहे हैं, और जनता को मिल क्या रहा है? बाबूजी का घंटा कुछ नहीं मिल रहा है, बाबूजी को ठिल्लो मिल रहा है उनको, ठीक है, सिवाय उन्माद के, सिवाय गुस्से के। ठीक है सर मोहम्मद तकी जी, आऊंगे आपके पास। कैसे जैन जी, आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है? क्योंकि कई तरह के सवाल रख रही है आम आदमी पार्टी, और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्या तकलीफ है इससे, ये भी बातें सामने निकल के आई हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप भी सुन रहे होंगे लगातार, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े प्लान्स होते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हो, चाहे वो बिजली से जुड़े हो, कई बड़े प्लान्स हैं ऐसे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से घबरा रही है और इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी जो है वो चल रही है? केसी जैन जी। देखिए पहली बात तो तकी साहब लगातार 13 मिनट तक बोले हैं और मैंने उनको कहीं इंटरप्ट नहीं किया, और वो जो आपका प्रश्न आया लास्ट में, दरअसल वो विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो ईवीएम पे ले गए कि ईवीएम में जब भी खराबी होती है तो वोटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती है। तो देखिए जिस प्रकार से जब
और अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में ये पंजाब में सरकार बनाने में सफल रहे। हमने इनको बधाई भी दी, उस समय बधाई दी हमने, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुलता है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी ये पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या रोजगार दिए, क्या काम किए। और अभी उन्होंने एक बात ये भी कही कि पंजाब में इनकाउंटर भी हो रहे हैं। तो पंजाब में अगर इनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के तो वो ठीक है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कोई दुर्दांत अपराधी मारा जाता है, विकास दुबे के मामले को लेकर के केजरीवाल जी ने बड़ी हड़कंप मचाई, जिसने 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया, जिनमें से 4 ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण नहीं थे जिसका कत्ल विकास दुबे ने कर दिया, खुलेआम गोली मार दी, उनकी लाशें भी गायब करने का प्रयास किया पुलिस वालों को। तो और उसके बाद में जब वो भागने का प्रयास करता है ऐसा दुर्दांत अपराधी और इनकाउंटर में मारा जाता है, तो केजरीवाल जी उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, गलत मार दिया उसको, तो वो बेचारा भोला भाला था, उसको दिल्ली भेज देते, अपनी सरकार में हम रख लेते, उसका आपने इनकाउंटर क्यों कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये दोहरी मानसिकता, जहां पे आप काम कर रहे हैं, पंजाब में आप खुद कह रहे हैं इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई दुर्दांत अपराधी मारा जाए, जो खास करके 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के जो इनामी बदमाश थे, उनके कई के इनकाउंटर हुए और मारे गए इनकाउंटर में, तो केजरीवाल जी बचाव में उतर आते हैं। और दूसरी बात कि केजरीवाल जी कहते थे कि पंजाब में जो ड्रग्स व्यापारी हैं, हम पंजाब में आएंगे इनको खत्म करेंगे। आज ड्रग्स का व्यापार वहां पे किस तरीके से फल फूल रहा है, इसका इनके पास जवाब नहीं है। किस तरीके से निर्यात भी हो रहा है, दिल्ली के लोग भी किस प्रकार से उसी ड्रग्स के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, ये भी इनको नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कितने प्रतिशत जो युवा है वो ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं, और पंजाब का दिल्ली का अब तो गड्ढा हो गया पूरा ड्रग्स के मामले में। और 114 एक नई नीति बना करके, जो आबकारी नीति थी उसमें संशोधन करके एक नई नीति बना करके दिल्ली सरकार ने क्या किया कि अपने चहेते लोगों को शराब के ठेके दिए, और उसमें 114 करोड़ रुपए का घाटा हुआ सरकार को, और उसके बाद में उस नीति को बदल दिया। अगर नीति सही थी तो उसको लागू क्यों नहीं रखा, अगर आपने बदल दिया तो आपको लागू नहीं करना चाहिए था। तो 114 करोड़ रुपए का जो आपने नुकसान किया, और आप हाथ किसके सामने पसारेंगे, हाथ पसारेंगे इसी केंद्र सरकार के सामने। आप कहते हैं जीएसटी लगा दिया गया, जीएसटी जब लगाई गई, जीएसटी भी विपक्ष के भी लोग थे, और एक सार्वजनिक मीटिंग करने के बाद में जीएसटी की चीजें पास हुई थी, ये चीज बाकायदा सदन के अंदर कही गई। जब सदन में कल चर्चा हो रही थी तब तो कोई नहीं बोला, तब कोई विपक्ष सामने नहीं आया कि नहीं शामिल थे। तो ये दोहरी नीतियां हैं, बंद कमरे में कोई मीटिंग होती है उसमें कुछ और कहेंगे, पब्लिक के बीच में जाकर के कुछ और कहेंगे। और जिसकी अभी ये बात कर रहे थे कि गोरखपुर में एक व्यापारी मार दिया गया, हम लोगों ने उसको स्वीकारा, उस घटना को कोई छुपाया नहीं गया। जैसे आप चीजों को छुपाते हैं, इसलिए छुपाया नहीं गया। जो घटना गोरखपुर में हुई, जो व्यापारी, सुन लीजिए, बस 2 मिनट हमको समझ दीजिए, अभी 3 मिनट उसको बोलते हुए हुआ और उन्होंने 13 मिनट पूरा लिया, आप देख लीजिए गाड़ी चला करके पूरा वापस। तो उनके जो सवाल है मैं जवाब दे दूं आपको, 2-3 जवाब और उसको देने, बस फिर आप सवाल करिए अपना। तो देखिए, गोरखपुर में जो घटना हुई वो उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, वो जो पुलिसकर्मी थे वो जेल भी गए, उनको और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, चलिए पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसकी भी आप कह रहे हैं कि ऐसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, इसके पहले 5000 ऐसे दुर्दांत अपराधी थे जिनके खिलाफ NBW जारी था, और जिस समाजवादी पार्टी के साथ आप खड़े दिखाई देते हैं, उस सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार करने तक का काम नहीं किया। लेकिन वो 5000 की 5000 सरेंडर हुए, और जो उसमें दुर्दांत अपराधी थे 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए। आज सवाल उठ रहा है कि पंजाब, जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी अपनी सुरक्षा क्यों लगातार बढ़ा रहे हैं, क्यों सुरक्षा की मांग केंद्र से करते, क्यों अपनी सुरक्षा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और सुरक्षा होनी चाहिए तो पंजाब के मुख्यमंत्री की करिए, लेकिन आप सुरक्षा अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप तो कह रहे थे नाम सुरक्षा लेंगे, नाम फ्लैट लेंगे, तो आपने अपनी बेटियों की कसम खाई थी दोनों कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। जब ये अन्ना हजारा जी के साथ में बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, तो लोकपाल बिल को लेकर के तो कहा नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी अपनी दोनों बेटियों को कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर पार्टी बना के राजनीति भी की, फिर कसम खाई कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार के घोटाले में शामिल नहीं रहूंगा, हमारे लोग जो शामिल हैं उनको हम बाहर करेंगे। इनके 5 से 6 मंत्रियों के खिलाफ जो जेल जा चुके हैं, और कई मंत्री अभी भी इनके सरकार के जेल में, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, और साथ ही साथ उनको पार्टी से बाहर तक नहीं किया है, उनको बचाने में लगे हुए।
तो जब आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप है और वो जो ये शराब घोटाला हुआ है, इसकी भी सीबीआई की सिफारिश भी की गई, सीबीआई जांच की। तो कुल मिलाकर के, और जो जिसकी मुफ्त की बात कर रहे हैं कि हम पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, कितने यूनिट दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? आप एक तरफ मुफ्त देते हैं और केंद्र के सामने हाथ पसारते हैं कि मुझे तो भाई जो है 2 लाख करोड़ रुपए आप हमको दे दीजिए, हमारी सरकार नहीं चल पा रही है। तो आप मुफ्त कहां से दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? अगर गरीब जनता को कोई सुविधाएं दी जा रही है तो जो देने में सक्षम है उससे टैक्स तो लिया जाएगा। आप खुद कहते हैं कि जनता का ही टैक्स है, जनता के लिए सुविधा है। तो अगर जनता से टैक्स लेकर के जनता के लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज 30 नए हॉस्पिटल बन गए, उत्तर प्रदेश ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। जब इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 2.5 लाख रोजगार पूरे 5 साल में दिए थे। आप 12,000 रोजगार दिए पंजाब में, तो आप उसको गिरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 5 लाख रोजगार जो डायरेक्ट दिए गए और लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से दिया गया। ओडीओपी यहां पर चल रहा है, ओडीओपी के माध्यम से लोगों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, उसमें बड़ी सब्सिडी दी जा रही है और उनके रोजगारी बढ़ रहे हैं। एक आदमी जो 10 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना काम शुरू कर रहा है, वो चाहे कानून उद्योग हो, चाहे पीतल उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग हो, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो अपने कारखाने में 100 से 200 लोगों को रख रहे हैं 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में काम करने के लिए। तो क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी हो जाए, किसी पुलिस में भर्ती हो जाए, सिर्फ मेडिकल में भर्ती हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है। व्यापार है रोजगार का मतलब। और अगर लोग व्यापार करें, अडानी अंबानी को भी आप बेरोजगार इस तरीके से कह सकते हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि सारा पैसा वो हजम कर जा रहे हैं। अरे देश को चला दौड़ रहा है, अडानी अंबानी हमेशा रहे, कभी टाटा रहे, कभी अडानी रहे, कभी अंबानी रहे। देश को जो टैक्स दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूंजी अगर बढ़ी है, इनको अगर फायदा हुआ है, तो इनके जो हजारों हजार शेयर होल्डर्स है, क्या उनको लाभ नहीं हुआ? और अगर ये कंपनियां गिर जाए, कंपनियां अगर घाटे में चले जाएं, तब आपको दिखाई देगा देश की स्थिति क्या हो जाती है। और क्यों यही नहीं बढ़ी है? एचडीएफसी बैंक है वो भी बढ़ी है, तमाम सारी और प्राइवेट बैंक है उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाया है। तो जो छोटे छोटे और उद्योग है, जिसका बड़ा उद्योग है उसका बड़ा मुनाफा दिखाई दे रहा है, जिसके छोटे उद्योग है उसका छोटा मुनाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो मुनाफा है टैक्स इसी में से देते हैं। अगर उनको मुनाफा दे तो टैक्स कहां से देंगे? वो सरकार कहां से चल रही है? सरकार तो उद्योगपतियों के टैक्सों से चल रही है ना कि आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना। आप भी खर्च कर रहे हैं, आप जिनको बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आप जिनको पानी मुफ्त दे रहे हैं, बता रहे हैं, जिनको दवाइयां आप मुफ्त दे रहे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज मुफ्त है, वो तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, यही लोग देंगे ना, उनको तो मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी। सैयद मोहम्मद तकी जी, जो मेन टारगेट देखा गया, ठीक है, जो बयानबाजी आई है उसमें जिस तरीके से ये बताया गया है कि पंजाब में 30 हत्याएं हुई हैं, तो पूरा फोकस इन 30 हत्याओं पर ज्यादा डाला गया है और उसको लेकर ही सवाल है सैयद मोहम्मद तकी जी कि आखिर ये जो इतनी हत्याएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं और किस तरीके से आप बता रहे हैं, और जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसी को लेकर भी बयानबाजी कर रही है और पहले से भी देखा जा सकता है कि सवाल आम आदमी पार्टी से यहीं पर उठते हुए शुरू होते हैं। और ये जो अब 30 हत्याएं का डाटा जो जारी कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? आखिर क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका? सर मोहम्मद केसी जैन साहब भी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये इस बात को माना कि देश को अडानी अंबानी चला रहे हैं। मैं समझता था देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, इन्होंने खुद कहा कि अडानी अंबानी देश को चला रहे हैं। दूसरी बात अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्योगपति चलाते हैं, आप जो ठीक है सुन लीजिए, आप के सवाल थे उन्हीं का जवाब दे रहे हैं मोहम्मद तकी जी। ठीक है बिल्कुल। दूसरी बात केसी जैन जी ने आरोप लगाया कि ड्रग्स का आरोप लगाया। ड्रग्स तो पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी के आने से पहले ड्रग्स, आपने देखा था पिक्चर आई थी रोता पंजाब, उसमें दिखाया गया ड्रग्स का क्या हाल है पंजाब में। आम आदमी पार्टी लगातार ड्रग्स बातों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उनको भाड़ा फोड़ रही है, उनका कार्रवाई उसको बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में भी ड्रग्स का व्यापार फैला हुआ है। अब सुन लिए दिल्ली पूरा ड्रग्स की चपेट में आ रहा है ना, उस पर तो आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पहले से था, दिल्ली तो नहीं था, दिल्ली चपेट में आ रहा है। अब गुजरात में अडानी पोर्ट के ऊपर करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। आम आदमी पार्टी की सवाल नहीं है, आम आदमी पार्टी तो पकड़े नहीं जाती, जनता पार्टी की सरकार है। जवाब उन्होंने
दिया हम छूट नहीं दे रहे, बता रहे हैं उनको ना। कैसे जाएंगे? आप तो छूट दे रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता भी मुहैया करा रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं करती है, हमारी सिक्योरिटी चेक करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, जब्त होती है। आपके वहां तो ये भी नहीं हो रहा है ना, आप तो उनको पाल पोस रहे हैं जो डेस्क माफिया है उनको। केसी जैन साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सारे एयरपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, सारे बॉर्डर जो है उसमें सीआरपीएफ बीएसएफ जो लगी है वो केंद्र सरकार के अधीन है। केसी आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी पंजाब में है, सब कुछ केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। अगर ड्रग्स आ रही है पोर्ट के ऊपर तो उससे सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ड्रग्स पकड़ी गई थी तो क्या कार्रवाई, आपके जो मंत्री है, आपके जो मंत्री है वो अपनी गाड़ियों में लेके जाएंगे तो क्या होगा? अगर उनको रोक के चेक होगा, मंत्रियों की गाड़ियां आपकी चेक होने लगी ना, तो आप कहेंगे हमारे मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। आपके कितने मंत्री जेल में इस समय है भ्रष्टाचार के आरोप में? इसी तरीके के आरोप लगे उनके ऊपर। कितने मंत्री बताइए, कितने मंत्री आप बता दीजिए ना, आप बताइए ना, लगातार कितने मंत्री जेल जा चुके हैं? आप कितने मंत्री जेल जा चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। डॉक्टर सदानंद जैन को लेकर टहल रहे हैं, आप यही कहेंगे, कोर्ट ने डांटा इनको, आप यही कहेंगे, याचिकाकर्ता को डांटा, कोर्ट ने वकील को डांटा, अड़काया, कहा कि आप झूठे केस को काम कर रहे हैं। अरे जमानत को जमानत मिली जाएगी, तो आप लोगों के कह रहे जमानत है। ईडी जो है वो कठपुतली बन गया भारतीय जनता पार्टी की। ईडी को इन्होंने ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, ठीक है सुन लीजिए सर। अब सैयद मोहम्मद तकी जी, जो 30 हत्याओं का जांचा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, सर सवाल मैंने इसी पर किया था, आपने शायद उसका जवाब नहीं दिया। इनके पास में ठीक है, कैसे जाएंगे? तो भ्रष्टाचार का जवाब है इनके पास में, और तो हत्याओं का जवाब इनके पास में है। हत्यारा प्रदेश बन गया है पंजाब प्रदेश। अभी कितने दिन हुए सरकार को आए? 100 दिन पूरे नहीं हुए सरकार को आए। 30 से ज्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश में अरे हमने दुर्गावादियों को खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, परेशानी हो रही है। जवाब सवाल नहीं है, आप बता रहे, हमने अपना जवाब बता दिया, जनता ने फिर से उनको सुन लिया। ठीक है, जनता ने उनको चुना है, हमने दुर्दांत अपराधियों को मार के खत्म कर दिया। जनता ने जो दुर्दांत अपराधी है वो मारे गए हैं और वो जेल में। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, ये जो डाटा दिया गया है 30 हत्याओं का, इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी को। आखिर क्यों ये हत्याएं हो रही है और क्यों फिर बीजेपी सवाल इस पर करेगी? जो भी लोग, अगर पंजाब में किसी तरह का क्राइम हो रहा है, पंजाब पुलिस को निर्देश दे दी गए सबसे सख्ती के साथ निपटा जाए जी। अभी वहां जो भी हत्याएं हुई उनके सारे लोग पकड़े भी गए, जेल भी डालेंगे। हमने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, भगवंत मान साहब ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए पंजाब पुलिस को कि पंजाब के अंदर किसी तरह का अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो, चाहे वो क्राइम हो, किसी भी तरह का अपराध को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कांग्रेस के लोग उसमें हो, चाहे उसमें बीजेपी भी जैसे उसके अंदर बैकिंग कर रही हो। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, सबको जेल के पीछे डालेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे और सबके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो हत्याएं हुई उसके पीछे रीजन भी देंगे, हम निकालेंगे, ये बताएंगे क्या किस वजह से हत्याएं हुई है। आप कोई देर आम आदमी पार्टी के उनके साथ क्या करेंगे? ठीक है, जो आम आदमी पार्टी के आपके लोग जो शामिल, उनके साथ क्या करेंगे? उनको बता के रखेंगे। आपके लोग जो बलात्कार में शामिल उत्तर प्रदेश में, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम सामने आ रहा है, थाने के अंदर नामजद रिपोर्ट लिखी गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? आपने कितने लोगों को शिकायत किया? आपके लोगों ने तो किसानों का टैक्स चढ़ा दिया, लेकिन आपके मंत्री के बेटे, टेनी के बेटे ने टैक्स चढ़ा दिया। क्या कार्रवाई की टेनी के खिलाफ आपने? जेल में वो जेल में कोर्ट ने जब प्रेशर डाला है तब आपने कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तब आप कार्रवाई करते। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है, लोगों को करती है। FIR हमने लिखी, कार्रवाई हमने लिखी, जेल हमने भेजा और आप चिल्ला रहे थे ये फर्जी केजरीवाल है, फर्जी केजरीवाल। ये चिल्ला रहे थे कि मंत्री नहीं हटेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हुई नहीं हुई? दो में से एक बात कही है ना, दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती है।
या तो कहिए कि कार्रवाई हुई, ठीक है, सरकार ने साफ सुथरे ढंग से कार्रवाई की, या तो कहिए कार्रवाई नहीं हुई, शराब नीति पर मंत्री को हटाना चाहिए था। आप तो चिल्ला रहे थे। ठीक है, ठीक है। अरे उसी टेनी का जो जिसका बेटा आशीष इन्वॉल्व था, उसी टेनी के साथ हमारे गृह मंत्री सभाएं कर रहे थे यूपी के चुनाव के दौरान, और वहां पे ये लोग सभाएं नहीं कर पाए, वहां इनके एमएलए जा नहीं पा रहे थे अंदर, और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। किस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो किससे समझ में आएगा? सर आप खुद बताइए, लगातार बोला जा रहा है। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, जो शराब नीति पर लगातार सवाल हो रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की शराब नीति पर जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 114 करोड़ की शपथ लगा दी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब झूठे इल्जाम लगा रही है। आम आदमी पार्टी जो आबकारी नीति आई थी उसके नुकसान नहीं हुआ है, और दूसरी बात है कि जब वहां पे आम आदमी पार्टी ने ज्यादा लाइसेंस बांटे ताकि प्रति व्यक्ति जो है ज्यादा वहां पे ठेके हो, ज्यादा लोगों को शराब अगर मिल रही तो सुविधा हो, और सही शराब और ठीक शराब मिले, वो शराब पी रहे हैं। गुजरात की तरह ना हो, गुजरात में जो है नकली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े सही बता नहीं रहे हैं। और वहां पे जहरीली शराब कैसे बिक रही गुजरात के अंदर? गुजरात जो गांधी जी का स्टेट है जहां शराब बैन है, वहां शराब का कारोबार न चल रहा। 12,000 करोड़ रुपए का चपत, 13,000 करोड़ की चपत हर साल भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा रही है। इतने लोग लगा रहे हैं, सब इन्हीं के लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो नकली शराब पूरी तरह बैन है, और उस पर बहस नहीं कर पाए, ये पार्लियामेंट उससे बहस नहीं कर पाई। कैसे लोग 80 लोग जो बताए जा रहे हैं मर गए हैं जी शराब पीने से गुजरात में, उसके पीछे कौन लोग हैं? इनसे पूछे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां 20-25 सालों से है, वहां स्वदेशी नकली शराब कैसे बिक रही? इससे पहले भी कांड हुआ था जब मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे 2008 के आसपास, तब पर भी इस तरह का प्रकरण आप सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की उसके लिए? लेकिन गांधी जी का राज है, जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, वहां पे नकली शराब पीने से 100 से ज्यादा के आसपास लोग मर गए। जी, कौन सी पार्टी के दौरान किस तरीके के काम हुए हैं, ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब सरकार जिसकी होती है सवाल भी उसी से रखे जाते हैं, और इस तरीके का जवाब पार्टी थी हमारी तो हमारी जो वहां पर भी ऐसा था, गुजरात में भी वैसा था, बात दिल्ली की हो रही है। ठीक है सैयद मोहम्मद, सुन लीजिए, हमारी जो आबकारी नीति आम आदमी पार्टी ने लागू करी थी, वो राज्यपाल जो वहां गवर्नर साहब थे उन्होंने साइन किया उसके ऊपर, और कैबिनेट की मंजूरी से वो प्रस्तावित हुआ है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर फजूल का जो आरोप लगा रही है, मनीष सिसोदिया को उसके अंदर इन्वॉल्व कर रही है, जबकि उसके अंदर उनका नाम ही नहीं है। कोई केस नहीं बन रहा उनके खिलाफ, कोई केस नहीं बना पाया उनके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक यही है कि शोर मचा दो, हाँ कर दो, कौवा कान ले गया, शोर मचा दो और लोगों को गुमराह कर दो। उसके बाद जो क्या होता है, कुछ नहीं। ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। अगर ईडी 100 लोगों पे मुकदमा करती है तो एक को साबित नहीं कर पाती कोर्ट के अंदर, ये ईडी है। आप उस 100 लोगों को बदनाम कर देते हैं, मीडिया में चला देते हैं, उनको आरोपी जनता में साबित कर देते हैं, जबकि कोर्ट से बरी हो रहे हैं, उसके बाद कोई बात नहीं होती। अब सत्येंद्र जैन को इन्होंने डॉक्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई की, कौन है सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन वो है जिन्होंने दिल्ली की जनता को शिक्षा का मॉडल बनाया, उसमें शिक्षा में उन्होंने सहयोग किया। दिल्ली के अंदर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, हजारों लोगों की जानें बचाई कोरोना के दौरान, ऑक्सीजन प्रचार के लिए आप यहाँ नहीं बैठे कर रहे हैं। जो सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाबों से तो आप भाग रहे हैं। आप भी प्रचार कर रहे हैं, आप बोलते हैं लगातार। आप यहाँ पे लगता है चुनावी मीटिंग कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने ये किया, हमारी जबान है, ये लगता है चुनावी मीटिंग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सवाल है आपका तो चुनावी मूड पे रहते हैं, एक भी सवाल का जवाब आप चुनावी मूड पे रहती है। हमारे झारखंड में वहां पे एमएलए में खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। ठीक है सर, अब सुन लीजिए केसी जैन जी, ये जो लगातार आरोप और बयानबाजी चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि ये सब झूठ है, और कहीं ना कहीं देख रही है भारतीय जनता पार्टी भी कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है, कि नीतियों के साथ वो काम कर रही है, और शायद इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। केसी जैन जी, देखिए जी अभी जो है तकी जी ने एक बात कही, कि हम हर जगह पे बढ़ रहे हैं, तो आप दो तरीके की, हर चीज में आपका रवैया दोहरा रहता है, कि आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अपनी ही बातों से आप डिनाई कर जाते हैं। अगर आप जीत रहे हैं, अगर आप में आपकी पंजाब में सरकार बनी,
तो वहां पर ईवीएम मशीन ने ठीक काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुलता है तो यहाँ पर ईवीएम मशीन में भ्रष्टाचार था। तो ये दोहरी मानसिकता से काम नहीं चलेगा ना। सरकार 5 राज्यों में एक साथ हुए, केंद्र में सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी थी, केंद्र में सरकार पंजाब के चुनाव में भी थी। तो दोहरी मानसिकता से काम नहीं चलेगा कि आप जहां पे जीत जाएं वहां पे ईवीएम मशीन अच्छी काम कर रही है, जहां आप हार जाएं वहां ईवीएम मशीन खराब काम कर रही है। दूसरी बात ये, ईडी को लेकर के इन्होंने जो बातें कही कि ईडी का कन्विक्शन नहीं है, तो ईडी का गठन कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो नहीं किया गया। ईडी तो पहले से काम कर रहा है और ये बात सही है, पहले भी बहुत सारे लोग छूटे, सीबीआई की जांच हुई, आपको याद होगा वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी गिरफ्तार हुए थे, जेल भी गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूर्ण रूप से बरी किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जांच एजेंसियां काम करना बंद कर दें। आप क्या ईडी और सीबीआई को खत्म कर देंगे इसलिए कि इनका कन्विक्शन नहीं है? कन्विक्शन इनका बहुत कम है। और किसके खिलाफ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसके खिलाफ जांचें नहीं हुई? वही बात चुनाव की कि चुनाव आता है तब जांच होती है, तो चुनाव तो किसी न किसी स्टेट में हमेशा रहते हैं, इसलिए जांच ना हो, क्या ये सही है क्या? तो जो स्वतंत्र इकाइयां हैं जांच की, सरकार की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं, उनको आप अगर कटघरे में खड़ा करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप अपने देश की छवि को धूमिल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर चीज को आप कह रहे हैं झूठा है, झूठा है। आपके एक मंत्री जेल में हैं और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई तो इसी सुप्रीम कोर्ट से आप जमानत क्यों नहीं लिया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के लिए निर्देश दिया था कि भाई देखिए इनके खिलाफ नए नए मुकदमे जिस प्रकार से कायम हो रहे हैं, लेकिन पुराने मुकदमों की जल्दी सुनवाई करके उसमें जो भी निर्णय हो, जमानत हो या ना हो, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, उसको निर्णय दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और धीरे धीरे उनके सारे जो मुकदमे थे उसमें एक एक करके जो 60-70 मुकदमे थे सब में जमानत हुई, आज आजम खां बाहर है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत क्यों नहीं दी? तो दोषी तो आप हैं कहीं ना कहीं। और आप जिन तथ्यों को लेकर के जा रहे हैं जमानत के लिए, उस पर जमानत की सुनवाई भी नहीं हुई, आपको जमानत भी उस पर नहीं मिली। तो हर चीज को झूठा कह देना। और जो सबसे मेन लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ा जो फैसला करता है, वो आपने जो चीजें गिनाई उत्तर प्रदेश को लेकर के कि यहाँ पे ये घटना हो गई, वहां पे ये घटना हो गई, उसके बाद में हम लोग चुनाव में जा चुके हैं और इसी उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुला। इसी उत्तर प्रदेश में 35 सालों के बाद में कोई ऐसी सरकार है जिसको जनता ने दोबारा चुना है, रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप जो ड्रग्स के मामले है, ड्रग्स के मामले में आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं खा जो है हम नए ठेके बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप दिल्ली प्रदेश को क्या शराब प्रदेश बना देना चाहते हैं? दिल्ली प्रदेश को क्या आप ड्रग्स प्रदेश बना देना चाहते हैं? वहां पे ड्रग्स के चपेट में जो युवा आ रहे हैं, जो नया डाटा, नया आंकड़ा आ रहा है, अभी उस पर एक सर्वे भी हो रहा है, सर्वे का भी आंकड़ा आ जाएगा कि कितने बच्चे, कितने युवा जो 15 साल से 25 साल के जो टीनेजर हैं और जो युवा हैं, उनमें से कितने लोग ड्रग्स की चपेट में पिछले 2, 4, 5 सालों में आए, उसका भी डाटा कलेक्शन हो रहा है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो पता चलेगा कितने प्रतिशत आबादी नई चपेट में आ गई। दरअसल क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजों पे इस विचार से हट करके कि वहां पे सरकार किसकी है, पार्टी किसकी है, आपको जनता ने चुना, आपको जनता ने दोबारा चुना, तिबारा चुना, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने युवाओं को आप बचा करके रखें। और अगर ड्रग्स का जाल कहीं फैल रहा है तो उसको स्वीकार करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करें। आप केवल बाल को, एक गेंद को हमारे पाले में ढकेल दें, हम आपके पाले में ढकेल दें। कम से कम युवाओं की सुरक्षा को लेकर के और देश का जो भविष्य है युवा, उनकी सुरक्षा को लेकर के वहां पे जागरूकता होनी चाहिए और वहां पे संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारे नए ठेके खुलवा दिए। और एक चीज है कि अगर आबकारी नीति आपकी इतनी अच्छी थी, जिसपे सवाल किया जो है, तो आपने उस आबकारी नीति को रद्द क्यों कर दिया? आप कह रहे हो उस पे जो है उपराज्यपाल महोदय ने उस पे साइन किया था, तो अगर उस पे उपराज्यपाल महोदय, देखिए आप जो भी एक प्रपोजल बना करके भेजते हैं तो राज्यपाल तो उसको लागू करने के लिए साइन करता है, लेकिन उसको लागू करने के नाम पर आप उसमें कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन से लूप होल्स है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर इस तरीके से देखा है तो जितनी योजना है राज्यपाल महोदय के द्वारा साइन करके पास, अब तो कहीं पे कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किसी प्रदेश में।
और हर प्रदेश में तमाम सारी जांचें चल रही है और तमाम सारे लोग, तमाम सारे विधायक मंत्री उसमें जेल भी जाते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो कम से कम शराब के मामले में संवेदनशीलता होनी चाहिए, न कि फला पार्टी सवाल आप रख रहे हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए और जो नीतियां हैं उनकी बिल्कुल जवाब लूंगी इससे सैयद मोहम्मद तकी जी से। सैयद मोहम्मद तकी जी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी मेरा सवाल है कि अनुराग ठाकुर कहीं ना कहीं ये भी बात कह रहे हैं कि हिमाचल में कई ऐसे नेता हैं अब जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं पार्टी से भी आम आदमी पार्टी के खुद के ही नेता जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं और इसी के चलते चाहता हूँ, मुझे जाना है, मैंने आपको 11 बजे तक टाइम दिया था, 11:15 हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और जो भी ये आबकारी नीति के ऊपर लेके झूठे इल्जाम लगाए गए, गलत लगाए गए हैं और हमने जो भी फैसले लिए के साथ लोकतांत्रिक तरीके से लिए, हमने कोई गैर लोकतांत्रिक तरीके से लिया। हेलो जी जी, मिल पा रही आवाज? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चलेगा किसी जगह छोड़ के लखीमपुर के अंदर इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। गुजरात के अंदर नकली शराब का जो गोला धंधा चल रहा है, इसमें 100 लोग की मृत्यु हो गई आसपास के आसपास, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और गुजरात में ही जो है वो अदानी के जो पोर्ट है उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स नकली ड्रग्स मिलती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, की बात नहीं होती, देश के सामने रखा नहीं जाता कि भाई कहां से ये ड्रग्स आया, उस मामले को फौरन दबा कर दिया जाता है और उसको फौरन जो है हटा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने जो भी योजनाएं चलाई, आप देखिए हमने फ्लाईओवर बनाए, पहले की सरकारों में फ्लाईओवर हजारों करोड़ बनते थे, हमने उसमें से कई 100 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बचा के वही सुविधा जनता को यातायात ट्रांसपोर्ट फ्री दे दी। जो घोटाले होते थे उन घोटालों का पैसे को बचा के हमने वही सुविधा जनता को दे दी। आपने देखा यहाँ हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी साहब ने जल जीवन मिशन घोटाले के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर 1,20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला हुआ, लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमने जब यहाँ आम आदमी पार्टी में हम आए थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तो हमने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अगर हर परिवार को अब 300 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं तो उसके बाद भी सरकार को 26,000 करोड़ रुपए का खर्चा देना पड़ता है, इसमें उत्तर प्रदेश में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। तो अगर हम घोटालों को कम कर दें, घोटालों पे रोक लगा दें, तो हम जनता के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, जो हमने दोनों स्टेट से प्रूव करके दिखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इससे बौखला गई, उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ रहा है, लोग इस वक्त आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं बीजेपी को जवाब देने के लिए। हमारे अरविंद केजरीवाल जी है जो है पर एक संभावित प्रधानमंत्री के दावेदार बनते जा रहे हैं, एक नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी आ रही है। जब वो आएगी तो वो उस तरह उसके नेताओं की सिक्योरिटी तो बढ़ाई जाएगी। क्या प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और प्रत्याशी थे और उनकी जब बढ़ा था तो उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। और रही बात जो हमारे सबसे बेबाक तरीके से बोलते हैं हमारे राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किए रहते हैं, उनसे घोटाले बोले हर जगह बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित तरीके से बोलने वाले वही है, एकमात्र वही जो है वो सांसद हैं जो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं, उनको निष्कासित कर दिया। वो तो सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते। आपने संजय सिंह साहब के साथ एक सिक्योरिटी लिया आदमी देखा आज तक? कभी नहीं चलते वो सिक्योरिटी लेके। तो आम आदमी पार्टी के लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कई बार हमने मना किया, केजरीवाल जी ने मना किया था पिछली बार, सिक्योरिटी हमको मत दीजिए, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं सर प्रोटोकॉल है, आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, हमारी डिपार्टमेंट है, ऐसा आप मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने दबाव डाला तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी दे देने। हमारे जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव के प्रत्याशी थे, यूपी पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दे दी। 2 गार्ड अस्पताल में टहल लेते, मना किया गया कि सिक्योरिटी मत, तो उसके बाद भी टहल लेते। तो उसमें जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत सिक्योरिटी मिल गई, जबकि विधायक नहीं बने थे। जी जी, बहुत से विधायकों को, जो विधायक प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो डुमरियागंज में हो, चाहे वो रामनगर में हो, हर जगह थे, बहुत जगह थे, उन सबको जो है रामपुर में थे, उनको सबको 2-2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिए गए थे। तो आम आदमी पार्टी थोड़ी ना कहा था सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल के तहत दिए गए थे। तो जब प्रोटोकॉल के तहत कहीं सिक्योरिटी दी जा रही है और वो प्रोटोकॉल है, तो उसमें आम आदमी पार्टी की क्या, उसमें हम थोड़ी ना कह रहे सिक्योरिटी को। हम तो, हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, बहुत से नेता हैं जो लगातार सवाल उठाते रहते हैं, बहुत से प्रवक्ता जो बोलते हैं मीडिया चैनल के ऊपर जाके बाकी के साथ, तो सिक्योरिटी लेके नहीं चलता। क्यों सिक्योरिटी लेके चले? जब हमारे देश के जवान आए दिन देश की सीमा पे शहीद हो रहे हैं,
और उनको गोलियां लग रही हैं, उनके बेचारों का तो सिक्योरिटी का क्या वो नहीं होता। तो अब जब वो शहीद हो रहे हैं तो हम अगर अपने देश के लिए, अपने देश के लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं तो हमारी तो ये फख्र की बात है कि भारत माता ने हमें चुना है शहीद होने के लिए, अपने देश के लिए। तो हमारे लिए फख्र की बात है। हम तो भगत सिंह के मानने वाले, सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले, उन नेता अशफाक उल्लाह खां के मानने वाले, हमीद साहब के मानने वाले, उन लोगों के मानने वाले, वो देश के लिए सर्वोच्च सब कुछ निछावर कर दिया। तो हमारे लिए देश सबसे बड़ी चीज, हमारी जान थोड़ी ना पड़ेगी। लोग आए दिन कहीं ना कहीं कोई बॉर्डर पे उनके गोली लग जाती है, कहीं श्रीनगर में आतंकवादी से होते हुए शहीद हो जाते हैं। तो जब इतने हमारे नौजवान और पुलिस सिपाही जो है वो माफियाओं से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, जब वो शहीद हो रहे हैं तो हम भी भाई, हमारे लिए अगर भारत माता ने हमको शहादत के लिए चुना है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आम आदमी पार्टी के अंदर डर नाम कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। और हमने भी एक बार, मैंने एक शेर कहा था कि मेरा वतन अब मुझसे लहू मांगता है, मेरा वतन अब मुझसे लहू मांगता है, एक और भगत सिंह हूबहू मांगता है। तो हम लोग जो है वो सच को सत्यमेव जयते कहा जाता है, भारत में सत्यम शिव सुंदरम कहा जाता है। यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा हुए, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हुए, यहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए जिन्होंने धर्म की स्थापना करी, यहाँ सत्य बोलने वाले सूफी आए, कबीर आए, यहाँ इतने लोग आए हैं यहाँ के ऊपर जिन्होंने हमेशा सत्य बोलना सिखाया है, भौतिकता को त्याग दिया है, निर्धन लोगों की बात कही है, गरीब नवाज लोग यहाँ पे आए हैं। भगवान राम को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गरीब नवाज कहा है कि गरीबों को नवाजने वाले। तो गरीब नवाज होना, गरीबों की मदद करना, निर्धन की मदद करना तो हमारे चरित्र, हमारे डीएनए के अंदर। तो हम वो हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाने लगे, उठाएंगे। वो जनता के ऊपर इतना टैक्स लादा जा रहा है, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, उसके लिए उठाते रहेंगे। भाई कोई अगर द्रौपदी पैसा कमा रहा है, हम उससे आपत्ति नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं पैसा कैसे कमा रहा है, वो किस तरीके से पैसा कमा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई आदमी 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए कमा लेता है 10 दिन के अंदर, तो भाई नोटिफिकेशन तो इनकम टैक्स भेजता है। जी जी, ठीक है, ठीक है सैयद मोहम्मद चक्की जी, ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तक्की जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में 30 हत्याएं हो गई हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी लेने वालों में पंजाब की मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में बने हैं और केजरीवाल ने वहां सरकार चलाने के लिए सलाहकार यहां से भेज दिए हैं। वहीं दिल्ली की शराब नीति पर उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 114 करोड़ की चपत लगा दी है। वहीं अनुराग ठाकुर ने यही नहीं रुके और आगे ये भी उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में उनकी सरकार के कामकाज पर भी बहुत सवाल किए हैं। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है, कई तरह के सवाल जो है वो उठा रही है। और आज के इस चर्चा में जिस तरीके से ये भी साफ हुआ कि देखा भी आपने कि आम आदमी पार्टी लगातार यही बात कहती नजर आई कि ये सब जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी से काफी बेहतर है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर रही है और इसी के चलते इस तरीके के जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।